हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स अगेन। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो डेफिनेटली आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई एश्योर यू ऑफ दैट। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर दिए गए हैं, और डिटेल में हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से पहले आपको एक फेडरलिज्म की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, आपको ना सबसे पहले बताता हूँ, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में दो तरह की गवर्नमेंट होती है, फेडरल, यूनिटरी। जहां जहां पर भी फेडरल आपके सामने आएगा, फेडरल, फेडरलिज्म, तो आप समझ लीजिए वहां पर जो पावर है वहां सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और अगर यूनिटरी वर्ड आपके सामने आता है, यूनिटरी गवर्नमेंट आती है, इट मीन्स वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहां पर सेंटर स्ट्रोंग है। आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इंडिया में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे स्टेट लिस्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे किस किस जगह पर सेंटर पावरफुल हो जाता है और कहाँ कहाँ पर दोनों को इक्वल पावर दी गई है। लेकिन एज ए होल देखेंगे, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। कोई कोई इसे क्वासी फेडरल भी कहता है। मोटा मोटा अगर किसी कंट्री में स्टेट और सेंटर, स्टेट यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, जैसे इंडिया में पंजाब है, हरियाणा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सेंटर मतलब कि जैसे आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो फेडरल फीचर्स की गवर्नमेंट है। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो यूनिटरी फीचर्स की गवर्नमेंट है। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं, फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल स्टेट। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का स्टेट और सेंटर के बीच में, वो फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। फेडरलिज्म जो है वो फीडस वर्ड से निकल कर आया है, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन या फिर कहते हैं ट्रीटी और एग्रीमेंट। यानी कि कुछ एग्रीमेंट किया है स्टेट ने सेंटर के साथ, और ये इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। अब मेन मुद्दा आता है यहाँ पर, यानी कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। अब मैंने मेन तो आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक यही कंडीशन है क्या एक फेडरल गवर्नमेंट के होने की? नहीं, 5 कंडीशन है, तभी हम कहेंगे कि कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट फेडरल है या नहीं है, यानी कि वो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करती है या नहीं करती। 5 क्या है? एक डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, और अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें कहीं किसी कंट्री में आपको मिल जाती हैं, ये 5 चीजें जो फॉलो करता है कोई भी कंट्री, तब हम कहेंगे दैट कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, और वो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करता है। अब इंडिया में देखते हैं कि क्या ये इंडिया पांचों के पांचों जो हमने डिस्कस किए हैं फीचर्स, वो फॉलो करती है या नहीं करती। क्या इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है? बिल्कुल है। शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, रेजिडरी लिस्ट है, जो शो करती है कि स्टेट को कहाँ कहाँ पर कानून बनाने की पावर है, यूनियन को कहाँ कहाँ पर कानून बनाने की पावर है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये लिस्ट शो करती है कि हाँ, डिवीजन ऑफ पावर तो है। और इवन इंडिया में 1993 के बाद तो 3 टायर गवर्नमेंट भी हो गई है। अब देखेंगे 73 एंड 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज सिस्टम भी फॉलो होता है, जो पंचायत को भी कुछ हद तक पावर देता है। तो यस, डिवीजन ऑफ पावर है। क्या रिजिड है? 368 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिजिडिटी को प्रमोट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को इतना फ्लेक्सिबल नहीं बनाता, यानी कुछ हद तक तो रिजिडिटी को प्रमोट करता है 368 आर्टिकल। तो 368 आर्टिकल को देखने के बाद हम कहते हैं यस, रिजिडिटी भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट भी है, अथॉरिटी भी है, तो ये भी जो फीचर है वो भी फॉलो होता है। और सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर होती है तो उसे निपटाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इन सब फीचर्स को देखने के बाद हम कहते हैं यस, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री और इंडिया प्रमोट्स फेडरलिज्म। अब यूनिटरी फीचर्स भी हैं कुछ कुछ। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 249 क्या कहता है? एम्पावर करता है, यानी कि पावर देता है पार्लियामेंट को
उन मुद्दों पर कानून बनाने की जो नेशनल इंटरेस्ट में है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट की बात जहाँ जहाँ आएगी वहाँ पावर या कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, सेंटर को है। वहाँ स्टेट कानून नहीं बना सकता। तो ये स्टेट की पावर को क्या करता है, डाइल्यूट करता है। देखिए पहले हमने डिस्कस किया जहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड थी। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर पावर सिर्फ सेंटर को है। और क्या है फीचर, आर्टिकल 246, यानी कि अगर किसी मुद्दे पर ओवरलैपिंग होगी, यानी कि एक लिस्ट एक मुद्दा है जहाँ पर स्टेट भी कानून बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। अगर दोनों ने बना दिया तो किसकी चलेगी, तब पार्लियामेंट की चलेगी, तब स्टेट की नहीं चलेगी। यहाँ पर भी क्या है, स्टेट की पावर को डाइल्यूट किया जा रहा है। आर्टिकल 3 में तो ये कह दिया कि पार्लियामेंट कभी भी स्टेट की बाउंड्री को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, फॉर्म भी कर सकती है स्टेट। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बन गई और स्टार्टिंग में हमारी स्टेट कितनी कम थी, धीरे धीरे से 28 हुई, 29 हुई। यानी कि कभी भी किसी भी स्टेट की बाउंड्री को कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, फॉर्म भी कर सकती है स्टेट। ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और आर्टिकल 155, 156 में क्या क्या कहा गया है, गवर्नर अपॉइंट होगा, वो भी प्रेसिडेंट उसे करेगा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। और इमरजेंसी प्रोविज़न 356, यानी कि कहीं पर कुछ कंडीशंस हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा हो या फिर इलेक्शन में कुछ समझ ना आ रहा हो किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कुछ सिनेरियोज हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जाता है, जो कि 356 आर्टिकल में डिफाइन है उसकी कंडीशन। तो इन सभी आर्टिकल्स को देखने के बाद तो हमें लगता है कि यहाँ पर तो सेंटर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर स्टेट को पावर नहीं दी गई। तो पहले हमने डिस्कस किया था जहाँ पर पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है जहाँ पर सेंटर की पावर है। तो इंडिया है क्या, फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं है? इंडिया को इन जनरल क्वासी फेडरल कहा जाता है, लेकिन एज ए होल देखेंगे तो इंडिया फेडरल फीचर्स को प्रमोट करती है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। देखिए पहली स्लाइड में हमने देखा कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी स्लाइड में हमने देखा सेंटर की पावर ज़्यादा है। क्यों ना ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए जहाँ पर मिलजुल कर काम हो, जहाँ पर मिलजुल कर काम हो, सेंटर और स्टेट दोनों साथ में आए, रिजोल्व करें प्रॉब्लम को और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये कंसेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। यानी दिस इज अ कंसेप्ट विच रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर वेयर दे कम टुगेदर एंड रिजोल्व द कॉमन प्रॉब्लम विद ईच अदर कोऑपरेशन। हम इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ डिफाइन है वो भी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, आप सेंटर को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोनों कोऑपरेट करें तो कितना अच्छा रहेगा डेवलपमेंट के लिए। तो यही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट एंड सेंटर स्टेट को हॉरिजेंटल रिलेशनशिप को ये शो करता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ कि सभी मुद्दों का समाधान हो, इसको ये प्रमोट करता है। ये प्रमोट करता है कि सेंटर और स्टेट शुड वर्क एज पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, यानी पार्टनर की तरह काम करना चाहिए। अब मेन चीज नीति आयोग को देखिए। नीति आयोग में अब देखेंगे हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव है, सेंटर के भी हैं, स्टेट के भी हैं, न्यूली फॉर्म बॉडी है, दोनों का सबका अपना अपना से है इसमें। यानी कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक फीचर है। जीएसटी, अब जीएसटी पहले कितने टैक्सेशन होते थे, अब क्या है कि मिलजुल कर सेंटर और स्टेट ने एक समाधान निकाला इसका और जीएसटी को फॉर्म किया। ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। आर्टिकल 131 यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगी स्टेट और सेंटर के मुद्दों को सुनने की। यहाँ पर भी क्या है, दोनों मिलजुल कर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और अपने मुद्दों का समाधान ढूंढ रहे हैं। ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फीचर है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पंचायती राज को प्रमोट करता है। ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही एग्जाम्पल है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब देखिए हर जगह में सर्विसेज के सेंटर अपॉइंट करता है डिफरेंट स्टेट में और वहाँ पर वो अपने मुद्दों का समाधान करते हैं। ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। एंड लास्ट, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज, यानी कि 261 आर्टिकल में दिया गया है कि जो भी पब्लिक रिकॉर्ड होंगे उन पर फुल फेथ किया जाएगा
कोई भी एक्ट होगा, रिकॉर्ड होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई। आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द यूनियन एंड ऑफ एवरी स्टेट। यानी कि चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट हो, उनके पब्लिक रिकॉर्ड को फुल फेथ दिया जाएगा, फुल क्रेडिट दिया जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, एक दूसरे की बात मानी जा रही है, मिलजुल कर काम हो रहा है। तो यानी कि ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, कई कई जगह पर हम देखते हैं कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सेंटर जो है वो एक ही स्कीम बनाना चाहती है, अपने मुद्दों पर बनाना चाहती है, अपनी शर्तों पर बनाना चाहती है, तो वहाँ पर स्टेट का कुछ से नहीं होता। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। इनअफेक्टिव इंटर स्टेट काउंसिल, देखिए इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया था ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा सके, लेकिन ये आजकल इनइफेक्टिव है। प्रेसिडेंट रूल बार बार इम्पोज किया जाता है, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बहुत ही अगेंस्ट है। अब देखेंगे कई कई जगह सेंटर स्टेट्स को डराती भी है। अब देखेंगे कितनी बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। टैक्सेशन देखेंगे, टैक्सेशन में कई कई बार होता है कि सेंटर जो है ज़्यादा टैक्स अपने पास रखना चाहती है। वो कहती है कि सिक्योरिटी हमें डिफेंस पर खर्च करना है, नेशनल सिक्योरिटी के मामले हैं। लेकिन अब देखेंगे टाइम टू टाइम जो है स्टेट्स को आगे आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि नहीं, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये भी एक मुद्दा है टैक्सेशन का, जहाँ पर और काम किया जाना चाहिए। जीएसटी आया है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन स्टिल देयर इज अ गैप दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। एक ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है। आप देखेंगे अगर सेंटर में किसी पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है। एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं और वहाँ पर फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फीचर्स को नहीं देखा जा सकता। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। वन साइज फिट ऑल अप्रोच, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि एक ही साइज, अब कहते हैं कि एक स्कीम निकाल दी वो सभी पर लागू हो गई, ऐसा नहीं होता। हर तरह के लोग हैं इंडिया में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, किसी का अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी अलग पर्सन की अलग रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे नहीं चलता। तो ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप बता सकते हैं कमेंट कर कर, शेयर कर कर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप यहाँ तक पहुँचे, डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दिए। ये जस्ट हमें एक मोटिवेशन देती है कि हमें टाइम टू टाइम चैनल पर अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ नया देना है और कुछ नहीं। दैट्स इट, बाय बाय फॉर नाउ एंड जय हिंद।